आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसलेटर। आप लोग जानते हैं कि ट्रांसलेटर्स क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कंपाइलर्स को यूज किया था। ट्रांसलेटर इज अ वे बाय विच यू कैन ट्रांसलेट one language into another language, या in simple words you can translate source code into machine code, that is machine readable code। क्योंकि जो भी आपको वर्क करवाना है वो सिस्टम्स के थ्रू करवाना है, कंप्यूटर के थ्रू करवाना है, मशीन के थ्रू करवाना है। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, उसमें स्टेटमेंट्स आप यूज करते हो, उसमें आप प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स यूज करते हो, है। तो दैट इज नॉट मशीन रीडेबल कोड। उसे हमें जो है कंपाइलर्स के थ्रू या ट्रांसलेटर्स के थ्रू मशीन कोड में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो मशीन उसको जो है अंडरस्टैंड करके जो है प्रोसेस करती है, देन आपको जो है जो डिजायर्ड आउटपुट होता है वो मिलता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर्स के टाइप्स क्या है? कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। आगे चल के आप जब जावा पढ़ोगे तो जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट इज फुल फ्लेज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो वहां पे आप एट द रन टाइम यू विल यूज इंटरप्रेटर। आप वहां पे रन टाइम पे जेवीएम होता है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन, जो कि इंटरप्रेटर ही होता है, वो आप जब आप रन करवाओगे तो वहां पे जावा यूज करोगे सिंटैक्स। तो जावा जो होता है वो आपका जो है इंटरप्रेटर का काम करता है, और जावा सी जो होता है वो कंपाइलर का, सी का मतलब कंपाइलर। तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। पाइथन भी अगर लैंग्वेज है, अगर आप लोगों को नॉलेज है, तो वो भी आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और थर्ड है आपका जो है असेंबलर। आउटडेटेड लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज थी, जिसमें नेमोनिक्स वगैरह, सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज से ज्यादा रिलेटेड है। वहां पे उस लैंग्वेज को हम लोग जब मशीन कोड में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे तो थ्रू असेंबलर। तो इनकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फंक्शनिंग है? जो भी आपके ट्रांसलेटर्स होंगे वो आपका जो है सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, वो एक प्रोग्रामिंग होता है, जिसका बेसिक जो पर्पस होता है या एम होता है वो ये होता है कि जो आपने प्रोग्रामिंग सोर्स कोड लिखा है उसे मशीन कोड में हम कन्वर्ट कर सकते। ठीक, तो चलिए एक एक करके लिखते जाइए। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसलेटर। आवाज पहुंच रही ना आप लोग तक? यस सर। हाँ, तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसलेटर। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। ट्रांसलेटर का डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि किसी ट्रांसलेटर को आप जब डेवलप करोगे किन किन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में जो है इसमें थोड़ा सा आप पहले लिख लें। लिखें इसमें, in fact at least 3 languages are involved in the development of translators. In fact at least 3 languages are involved in the development of translators. कॉलन लगा के लिखिएगा, द सोर्स लैंग्वेज to be translated the object, the source language to be translated the object, comma target language to be generated, comma target language to be generated, and the host language to be used for implementing the translator, and the host language to be used for implementing the translator. Full stop. Next line से लिखिएगा ट्रांसलेटर क्या है। A translator is a programming language processor
A translator is a programming language processor that converts a computer program from one language to another, that converts a computer program from one language to another, full stop. It takes a program written in source code. It takes a program written in source code and converts it into machine code. Full stop. It discovers and identifies the error during translation. Next heading है why we use translator और या purpose of translator. तो हेडिंग डाल दीजिए purpose of translator. भाई किसी न किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप इसे यूज करोगे. लिख लें इसमें इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज. It translates high-level language program into a machine language program that the central processing unit, that is also known as CPU, bracket में CPU लिख लीजिएगा, that the central processing unit can understand. Full stop. It also detects errors in the program at the compile time. It also detects error in the program at the compile time. Full stop. अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. इसमें लिखिए there are 3 different types of translators as follows. There are 3 different types of translators as follows. कॉलन लगाइएगा. उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में लिखिए कंपाइलर. कंपाइलर भी क्या है, देखिए जो भी कंपाइलर है, ट्रांसलेटर्स के टाइप्स हैं. कंपाइलर हो गया, बट कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर है. 3 ऑफ देम आर परफॉर्म सेम फंक्शन. अब सेम फंक्शन के क्या मतलब है, तीनों जो है क्या करेंगे, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उनका कन्वर्जन या उनका ट्रांसलेट करने का जो वे है या मेथड्स है वो डिफरेंट. कंपाइलर क्या करता है कि जो भी आपका प्रोग्राम होगा, मान लिया एक स्टैंजा में है या एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में, उस पूरे जो है होल प्रोग्राम को जो है क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और जो पूरा उसमें आपके 2 एरर, 4 एरर, 6 एरर, 10 एरर जो भी पूरा निकलेंगे, उस पूरे यानी कि पूरे प्रोग्राम को वो कंपाइल करता है. ठीक. लेकिन अगर इसकी तुलना अगर हम इंटरप्रेटर से करें तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन जो है वो कंपाइल करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है. अगर फर्स्ट लाइन पे ही आपकी किसी प्रोग्राम के, मान लिया 5 लाइन का या 10 लाइन का कोई प्रोग्राम है, पहले ही लाइन पे कोई एरर उसे मिल गया तो वो सेकंड में मूव नहीं करेगा जब तक फर्स्ट वाले को आप जो है रिमूव नहीं कर देते. तो कंपाइलर में लिखिए अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. A compiler is a translator used to convert high-level programming language to low-level programming language. Full stop. It converts the whole program. It converts the whole program in one session. And reports errors detected after the conversion.
detected after the conversion. Full stop. Compiler takes time to do its work. Compiler takes time to do its work as it translates high level code to low level code all at once and then save it to memory. Full stop. A compiler is a processor dependent and platform dependent. It means it is a ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट. मशीन डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, यानी कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करेंगे तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे कंपाइलर भी वेरी करेगा. ऐसा नहीं होगा कि विंडोज 2000 का जो है कोई कंपाइलर है तो वो विंडोज एक्सपी पे वर्क करेगा या विंडोज जो है 2008 पे वर्क करेगा या 10 पे वर्क करेगा. A compiler is processor dependent and platform dependent. Full stop. But it has been addressed by a special compiler. Comma, a cross compiler and a source to source compiler. अभी कंपाइलर के भी टाइप्स हो गए, स्पेशल कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर एंड सोर्स टू सोर्स कंपाइलर. फुल स्टॉप. बिफोर चूजिंग a compiler, comma, user has to identify first the instruction set architecture, comma, the operating system OS and the programming language. सर आर्किटेक्चर के बाद फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ISA जिसे बोलते हैं, कॉमा, द ऑपरेटिंग सिस्टम and the programming language that will be used to ensure that it will be compatible. Full stop. Next, interpreter. इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह ही होता है, जस्ट लाइक ए कंपाइलर, और ये भी आपका है, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. बस डिफरेंस ये होता है कि ये लाइन बाय लाइन जो है या स्टेटमेंट वाइज ये जो है चीजों को कन्वर्ट करता. तो इसमें लिख लें, इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट. Interpreter is a translator used to convert high-level programming language to low-level programming language. Full stop. It converts the program one at a time. And reports errors detected at once comma, while doing the conversion.
full stop. An interpreter is faster than a compiler. Is faster than a compiler as it immediately executes the code upon reading the code. Upon reading the code. Full stop. Next line से लिखिएगा. It is often used as a debugging tool. It is often used as a debugging tool for software development, as it can execute a single line of code at a time. For software development, as it can execute a single line of code at a time. Full stop. An interpreter is also more portable than a compiler. An interpreter is also more portable than a compiler as it is not processor dependent. ये इंडिपेंडेंट होता है. हम लोग इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी बोलते हैं. जावा के जब फीचर्स आप ये बज़वर्ड पढ़ोगे स्टार्टिंग में, तो वहां पे एक टर्म आएगा आर्किटेक्चर न्यूट्रल है. वो जो है एक पोर्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है. इसीलिए जावा के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं. किसी भी मशीन में आप बनाइए और किसी दूसरे मशीन में अगर आप रन करवाओगे तो वो कंफर्टेबल होंगे उसके लिए. An interpreter is also more portable than a compiler as it is not processor dependent. As it is not processor dependent, comma, you can work between hardware architectures. It is not processor dependent, comma, you can work between hardware architecture. Next है assembler. इसमें लिखें an assembler is a translator used to translate assembly language to machine language. Used to translate assembly language to machine language. Full stop. Assembly language is difficult to understand. उसमें नेमोनिक्स, सिंबल्स एक्सेट्रा वगैरह यूज होती है, तो उसे लर्न करना थोड़ा सा टफ होता है. आउटडेटेड लैंग्वेज है. असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Full stop. An assembler translates a low-level language which is the machine code. Full stop. The machine code can be directly understood by the CPU. अब क्या इनके
मेरिट डिमेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ट्रांसलेटर्स के, तो उसमें लिखते जाइए। पहला डालिए एडवांटेजेस ऑफ द कंपाइलर। पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में द होल प्रोग्राम इज वैलिडेटेड, the whole program is validated, so there are no system errors, so there are no system errors, full stop। second point में लिखिए the executable file, exe file जो होती है, the executable file is enhanced by the compiler, the executable file is enhanced by the compiler, comma, so it runs faster, full stop। थर्ड में लिख लीजिए यूजर डू नॉट हैव टू रन द प्रोग्राम, user do not have to run the program on the same machine it was created, full stop। अब हेडिंग डालिए डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपाइलर। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए इट इज स्लो टू एग्जीक्यूट as you have to finish the whole program, as you have to finish the whole program। second one is it is not easy to debug, it is not easy to debug as errors are shown at the end of execution, at the end of execution। थर्ड जो है हार्डवेयर स्पेसिफिक, comma, it works on specific machine language and architecture due to machine dependent, hardware specific, comma, it works on specific machine language and architecture। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडवांटेजेस ऑफ द इंटरप्रेटर। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए यू डिस्कवर एरर्स बिफोर यू कंप्लीट द प्रोग्राम, you discover errors before you complete the program, comma, so you learn from your mistakes, full stop। second point में लिखिए program can be run before it is completed, program can be run before it is completed, so you get partial results immediately। थर्ड है यू कैन वर्क ऑन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, you can work on small parts of the program and link them later into a whole program।
नेक्स्ट हेडिंग है डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरप्रेटर। पहला क्या है इसमें, there is a possibility of syntax error on unverified scripts. There is a possibility of syntax errors on unverified scripts. कोई प्रीडिफाइंड चीज है या कोई ऐसा हमने कोई सिंटेक्स यूज किया जो कि इंटरप्रेटर को डिफाइन नहीं किया गया, तो वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो वहां पे वो प्रॉब्लम आएगी, सिंटेक्स एरर ऑन अनवेरिफाइड स्क्रिप्ट्स। सेकेंड, प्रोग्राम इज नॉट इनहेंस्ड, program is not enhanced and may encounter data errors. नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडवांटेजेस ऑफ द असेंबलर। क्या इसके एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट पॉइंट डालिए, द सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग इज इजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अगर हमें कोई दो नंबर को ऐड करवाना है तो ऐड हम लोग यूज करते थे उसके लिए, मल्टीप्लाई करना है तो हम लोगों ने हम यूज कर लेते थे, वहां पे सिंटेक्स होता था MUL मल करके, सब्ट्रैक्ट करना है SUB सब यूज करते हैं उसके लिए। The symbolic programming is easier to understand, thus time saving for the programmer. Second है, it is easier to fix errors. Second point में लिखिएगा, second point में it is easier to fix errors and alter program instructions, change करना। नेक्स्ट हेडिंग है डिसएडवांटेजेस ऑफ द असेंबलर। पहला तो ये मशीन डिपेंडेंट है, इट इज मशीन डिपेंडेंट, can't be used in other architecture, सेकंड है अगर कोई हम असेंबलर के डिजाइनिंग फेज में अगर कोई भी है चेंज करते हैं, माइन्यूट चेंज कोई करते हैं, तो वो पूरा पूरा प्रोग्राम उससे इफेक्ट होता है। अ स्मॉल चेंज इन डिजाइन कैन इनवैलिडेट द होल प्रोग्राम। A small change in design can invalidate the whole program. Full stop। और लास्ट है, it is difficult to maintain. It is difficult to maintain. ये आपका हो गया स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसलेटर। कुछ आपको असाइनमेंट्स दिए गए थे, कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से सेकेंड यूनिट में मूव करेंगे। एलिमेंट्री डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, एरे आप लोग पढ़े हुए हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप लोग पढ़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसमें भी आपको मिलेंगी। सर हाँ सर, वो डेटा स्ट्रक्चर में जो आपने दिया है उससे रिलेटेड इंटरनेट पे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। क्या दिया डेटा स्ट्रक्चर में? सर वो ऑर्थोगोनल लिस्ट और जनरलाइज्ड लिस्ट। हाँ, तो जो भी मिले उसमें उतना कर लीजिए।
ठीक है सर, मतलब अगर आप कोई बुक बता देते, मतलब कि ये जो पार्ट है वो देखो, किस। बुक में तो ये दिया ही नहीं, ये नया कुछ ऐड किया गया है। ये बुक में जैसे आपको बुक बताई थी हमने, इसकी है सी इन डेप्थ की जो है, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी इन डेप्थ, एस के श्रीवास्तव, इसमें सब मिल जाएगा। ये एडिशनल थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया है चेंज करके, तो ये नेट में ही देखना पड़ेगा, विकिपीडिया में देखिए या कुछ जो है लेक्चर नोट्स वगैरह में थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है ना। तो बुक ठीक में तो इसमें नहीं है, हमने देखा था, चेक किया था, तो ये नया अभी ऐड किया गया है, तो जो भी उसमें मिल जाए तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। वैसे आज तक ठीक ये कभी पूछा नहीं गया है, अब आप लोगों का बैड लक हो तो आ जाए तो कोई बात नहीं। अभी तक के जितने पेपर्स हमने देखे हैं जो भी एंड सेमेस्टर में आए, उसमें कहीं ये आया नहीं क्वेश्चन, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जो भी डेटा मिल जाए, अगर ना मिल रहा हो तो बता दीजिएगा, तो हम फिर सर्च करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।